प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम जो बात करेंगे, सबसे पहले करेंगे पाकिस्तान की। आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी अब इतना मजबूत हो गया है कि देश के इलाकों पर इसने शासन करना शुरू कर दिया है। देश के उत्तरी राज्य खैबर पख्तूनख्वा के तिराहा घाटी में टीटीपी और लश्कर ए इस्लाम के हथियारबंद लड़ाके गश्त कर रहे हैं, जिससे इलाके के लोगों में दहशत हो गई है। पाकिस्तान के प्रमुख मीडिया आउटलेट डॉन न्यूज़ के अनुसार स्थानीय निवासियों ने अधिकारियों से घाटी में सुरक्षा बढ़ाने की गुहार लगाई है। डॉन ने लोगों के हवाले से बताया कि टीटीपी और एलआई के फिर से सक्रिय होने से उनकी सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ी हुई हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि आतंकवादी सालों भर के कंबर खेल, आदम खेल, थिराई और लंदावर इलाकों में, साथ ही पीर मेला, भूटान शरीफ इलाकों में मौजूद हैं, लेकिन अभी तक मुख्य सड़कों और बाज़ारों में खुलेआम गश्त नहीं कर रहे हैं। हालांकि पीर मेला बाजार में टीटीपी के हथियारबंद लड़ाकों के घूमते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों पर कार्रवाई का दबाव बना गया है। सोशल मीडिया पर स्थानीय पश्तो भाषा में एक प्रचार सामग्री जारी की गई है, जिसमें संगठन ने दावा किया कि सालोबार और पीर थारी क्षेत्र पर उनका पूरा नियंत्रण है। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बल सुरक्षा चौकियों पर आम लोगों की बार बार तलाशी ले रही है, उनसे पूछताछ करते हैं। उन्हें हथियारबंद आतंकी खुलेआम घूम रहे हैं। डॉन ने स्थानीय निवासियों के हवाले से बताया कि टीटीपी के लड़ाकों के आने के बाद स्थानीय पुल क्षेत्र से लगभग गायब हो गई है। रिपोर्ट में कहा गया कि इलाके स्थिति बहुत तनावपूर्ण है। स्थानीय लोगों का पाकिस्तानी प्रशासन के ऊपर से भरोसा उठ गया है। वहीं आतंकवादियों के खिलाफ सैन्य अभियान की आशंका से कोई भी अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहा है। ऐसे अभियानों में स्थानीय लोगों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। एक निवासी ने कहा है कि हम किसी दूसरी जगह पर जाने का खतरा नहीं उठा सकते। पिछले विस्थापन के बाद अधिकांश लोगों ने अभी तक घरों का पुनर्निर्माण नहीं किया है। आइए अब हम बात करते हैं मलेशिया की। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम सोमवार को बतौर प्रधानमंत्री पहली बार भारत आए हैं। इस दौरान राष्ट्रपति भवन में उनका जोरदार स्वागत किया गया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनवर इब्राहिम की अगवानी की और गले लगाकर स्वागत किया। अनवर इब्राहिम ने भारत से ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए समर्थन मांगा और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने का वादा किया। भारत और मलेशिया के बीच पिछले साल का व्यापार $16 बिलियन से ज़्यादा था। मलेशियाई प्रधानमंत्री की भारत यात्रा को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मलेशिया को चीन का भी करीबी देश समझा जाता है। हालांकि दोनों देशों के बीच दक्षिण चीन सागर को लेकर विवाद भी है। 2018 के बाद यह पहला मौका है जब मलेशिया का कोई प्रधानमंत्री अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत पहुंचा हो। इस यात्रा के प्रमुख उद्देश्यों में से एक मलेशिया को एशिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक के साथ संबंधों को मजबूत करना भी है। भारत मलेशियाई पाम ऑयल का सबसे बड़ा खरीदार है और दक्षिण पूर्व एशियाई देश को चावल का एक प्रमुख निर्यातक है। विश्लेषकों का कहना है कि ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आवेदन का उद्देश्य बढ़ते अमेरिका चीन व्यापार युद्ध से मलेशिया पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव को कम करना है। ब्रिक्स के संस्थापक सदस्य ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के साथ साथ सऊदी अरब, ईरान, इथोपिया, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। ब्रिक्स देश दुनिया की 45% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। विश्लेषकों का कहना है कि अनवर की 3 दिवसीय यात्रा भारत के साथ मलेशिया के संबंधों को फिर से स्थापित करने का मौका भी है, क्योंकि पिछले मलेशियाई प्रशासन के तहत भारत के साथ संबंध काफ़ी कमज़ोर हुए थे। इतना ही नहीं, मलेशिया में चीन का दबदबा भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट से बात करते हुए राजनीतिक विश्लेषक मलेशिया विशेषज्ञ अदीब जलकापली ने कहा है कि यह विचित्र है कि 6 साल तक मलेशिया का कोई प्रधानमंत्री भारत नहीं आया। महामारी और मलेशिया में वर्षों से चली आ रही राजनीतिक अनिश्चितता ने शायद सरकार का ध्यान महत्वपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों से हटा दिया था। अनवर की यात्रा पिछले प्रशासनों द्वारा की गई सौम्य उपेक्षा को उलट रही है। मलेशिया के विदेश मंत्रालय ने रविवार को एक बयान में कहा कि अपनी यात्रा के दौरान अनवर अपने समकक्ष नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत करेंगे, साथ ही भारत के उद्योगपतियों से मिलेंगे और मलेशिया भारत संबंधों पर व्याख्यान देंगे। ये पूर्व प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद द्वारा 2019 में भारत पर कश्मीर पर आक्रमण और कब्जा करने का आरोप लगाने के बाद किसी मलेशियाई नेता की पहली शीर्ष स्तरीय यात्रा है। उनकी टिप्पणियों से नाराज भारतीय व्यापारियों ने मलेशिया के पाम ऑयल का बहिष्कार भी किया था। मलेशियाई सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत लगातार 10 वर्षों से मलेशिया का पाम ऑयल का शीर्ष निर्यात बाजार रहा है, जो 2023 में 2.84 मिलियन टन या मलेशिया के कुल पाम ऑयल निर्यात का लगभग 20% खरीद रहा है। इसके विपरीत चीन ने 1.47 मिलियन टन पाम ऑयल शिपमेंट खरीदा है। मलेशिया अपनी घरेलू खाद्य आपूर्ति के लिए भी भारत पर बहुत अधिक निर्भर है। मार्च में मलेशिया की सरकार ने दुनिया के सबसे बड़े चावल निर्यातक भारत से अतिरिक्त 5 लाख मीट्रिक टन चावल आयात करने का अनुरोध किया। मलेशिया में लंबे समय तक सूखे के कारण घरेलू उत्पादन कम हो गया और राष्ट्रीय अनाज भंडार पर दबाव बढ़ गया। यह अनुरोध मलेशिया के लिए वर्ष के लिए आवंटित 1,70,000 मीट्रिक टन के पहले के चावल निर्यात कोटा के अतिरिक्त था।
भारत के मलेशिया के साथ गहरे सांस्कृतिक संबंध भी हैं, जहाँ अल्पसंख्यक जातीय भारतीय हर साल सैकड़ों हजारों की संख्या में अपने पैतृक पारिवारिक गांवों की यात्रा करते हैं और मंदिरों में धार्मिक तीर्थ यात्रा करते हैं। आइए हम बात करें इसराइल की। इसराइल की सेना ने कहा कि उसने पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास के हमले के दौरान बंधक बनाए गए 6 लोगों के शव बीती रात बरामद किए हैं। सेना ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि उसके सैनिकों ने दक्षिण गाजा में बीती रात अभियान के दौरान ये शव बरामद किए हैं। सेना के मुताबिक मृतकों की पहचान यागेव बुस्ताव, अलेक्जेंडर डेनकिंग, अब्राहम मंडर, योराम मेत्सगर, नदाव पोपलेव और हाइम पेरी के रूप में हुई है। हालांकि सेना ने यह नहीं बताया कि उनकी मौत कब और कैसे हुई। ये सब ऐसे समय में बरामद हुए हैं जब अमेरिका, मिस्र व कतर इसराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम समझौते के लिए प्रयास कर रहे हैं। इस समझौते में हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों को रिहा किया जाना भी शामिल है। माना जाता है कि 7 अक्टूबर के हमले के बाद अब भी करीब 110 लोगों की हमास ने बंधक बना रखा है। इजरायली अधिकारियों के अनुमान के अनुसार इनमें से करीब 1/3 की मौत हो चुकी है। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन या इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय में उनके साथ एक निजी बैठक कर रहे हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोमवार दोपहर जानकारी दी है। नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा कि उसके बाद एक विस्तारित बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें सामरिक मामलों के मंत्री, प्रधानमंत्री के चीफ ऑफ स्टाफ, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के उपनिदेशक, प्रधानमंत्री के सैन्य सचिव, विदेश नीति सलाहकार, बंधकों और लापता लोगों के लिए समन्वयक, इसराइल में अमेरिकी राजदूत और प्रधानमंत्री के प्रवक्ता भाग लेंगे। ब्लिंकन मिस्र और इसराइल की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। उनकी इस यात्रा का उद्देश्य मिस्र और कतर के समर्थन से अमेरिका द्वारा पेश प्रस्ताव के माध्यम से युद्ध विराम और बंधुओं तथा बंदियों की रिहाई के लिए समझौते की दिशा में वाशिंगटन के गहन कूटनीतिक प्रयासों को आगे बढ़ाने के रास्ते खोजना है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने पिछले सप्ताह कहा था कि इस प्रस्ताव से गाजा में युद्ध विराम हो जाएगा, सभी बंधुओं की रिहाई सुनिश्चित हो जाएगी। यह सुनिश्चित हो जाएगा कि पूरे गाजा में मानवीय सहायता पहुंच सके तथा व्यापक क्षेत्रीय स्थिरता के लिए परिस्थितियां तैयार हों। इससे पहले दिन में ब्लिंकन ने इसराइल के राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग से मुलाकात की। इसराइल पर 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद से छेद की उनकी यह 9वीं यात्रा है। हर्जोग ने बैठक शुरू होने से पहले कहा, पिछले 24 घंटे में हमने फ़िलिस्तीनी आतंकवादियों द्वारा किए गए आतंकी हमलों को देखा है। हमने गिदोन पेरी 38 को खो दिया है, जो 3 बच्चों के पिता, पति और संगीत प्रेमी था, जो एक प्लांट में काम करने गया था और कार्यस्थल पर उसके एक दोस्त ने उसे सिर्फ इसलिए मार डाला कि वो एक यहूदी और एक इजरायली था। यह एक बहुत बड़ी त्रासदी है। इजरायली राष्ट्रपति ने कहा कि उनका देश पृथ्वी के चारों कोनों से आतंक से घिरा हुआ है तथा एक लचीले और मजबूत राष्ट्र के रूप में इसका मुकाबला कर रहा है। उन्होंने कहा, कल रात हमने तेल अवीव में एक संदिग्ध बड़ा आतंकवादी हमला देखा, जिसकी जांच की जा रही है, जिसमें एक संभावित आत्मघाती हमलावर भी शामिल है। आज सुबह हमारे सैनिकों पर यारा में हमला किया गया। यारा लेबनान की सीमा पर है। हिजबुल्लाह आतंकवादियों ने ड्रोन से हमला किया। कुछ ऐसी जानकारी है कि कुछ लोग हताहत भी हो सकते हैं। हम इसकी समीक्षा कर रहे हैं। इन दोनों हम इसी तरह से जी रहे हैं। आइए हम कोलकाता के रेप कांड के बारे में बात करें। कोलकाता के सरकारी अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या की घटना के बाद पूरे देश में गुस्से का माहौल है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बिगड़ती कानून व्यवस्था का आरोप लगाते हुए उनका इस्तीफा मांगना शुरू कर दिया है और राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। इसी तरह महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव में देरी के चलते राष्ट्रपति शासन लगाने की अटकलें लग रही हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस कलकत्ता रेप केस के बाद सक्रिय हो गए हैं और उन्होंने दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। इस स्थिति में पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की संभावनाएं बढ़ गई हैं। बीजेपी नेताओं की मांग पर राज्यपाल बोस ने कहा कि जो भी फैसला लिया जाएगा वह राज्य के हित में सोच समझ कर लिया जाएगा। अब यह जानना महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति शासन कब और किन परिस्थितियों में लगाया जाता है और इसके बाद राज्य की व्यवस्था में क्या बदलाव होते हैं। राष्ट्रपति शासन कब लगता है? संविधान के अनुच्छेद 355 और अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 355 कहता है कि केंद्र सरकार को राज्यों को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाना चाहिए। अनुच्छेद 356 के तहत यदि राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति राज्य सरकार की शक्तियों को अपने अधीन ले सकते हैं। राज्यपाल की भूमिका। राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राज्यपाल एक रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजते हैं। अगर कैबिनेट की सहमति मिल जाती है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ये जरूरी नहीं कि राष्ट्रपति शासन केवल कानून व्यवस्था बिगड़ने पर ही लगे। यदि किसी राज्य में बहुमत नहीं है और गठबंधन की सरकार नहीं बन पा रही है तो भी राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं। कामकाज राष्ट्रपति के पास चला जाता है। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य सरकार का कामकाज राष्ट्रपति के पास चला जाता है।
राष्ट्रपति मुख्यमंत्री और मंत्रियों की परिषद को भंग कर सकते हैं। इस दौरान राज्य की विधायिका की शक्तियां संसद के पास चली आती हैं। राष्ट्रपति शासन के लागू होने के 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों लोकसभा राज्यसभा से मंजूरी प्राप्त करनी होती है। यदि लोकसभा भंग होती है तो राज्यसभा में बहुमत हासिल करना होता है और लोकसभा गठन होने के 1 महीने के भीतर वहाँ भी अनुमोदन लेना होता है। राष्ट्रपति शासन को 6 महीने करके अधिकतम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। महाराष्ट्र में विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर 2024 को खत्म हो जाएगा। चुनाव में देरी होने पर राष्ट्रपति शासन लगने की संभावना जताई जा रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि राष्ट्रपति शासन लगाने में कुछ भी गलत नहीं है और मतदान और गिनती की प्रक्रिया कुछ हफ्तों में पूरी की जा सकती है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।